संगम नमामि। जय भीम, संगम नमो नमामि। बुद्धाय। नमामि सर। सबसे पहले मैंने सबको नमन। संघ ने जो आज आदेश दिया है कि मुझे आज मुख्य कंसेप्ट रखना है, और मुख्य कंसेप्ट रखने के लिए मुझे जो बताया गया है कि समनों की सुरक्षा, समृद्धि और विकास में संघ का महत्व। सुरक्षा, समृद्धि और विकास में संघ का महत्व है। समनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उपाय, और इसके लिए मुझे दिया गया है 45 मिनट्स, 45 मिनट। मैं उसे 40-35 मिनट में ही खत्म करूंगा, और 10 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखूंगा, ताकि एक तरफा ना हो, अ, दो तरफा रहे। आपको भी कुछ जैसे हम चिकित्सा करने बैठे हैं, हम ये कोई भाषण वाला तो है नहीं कि आए भाषण करे और चले जाए। सो निश्चित तौर पे चिकित्सा हर एक से हो, हर कोई यहाँ पे उपस्थित है, हर कोई उनके जो मनों में विचार चल रहा है उसे यहाँ बता सकता है। आते हैं समनों की सुरक्षा, समृद्धि और विकास। समृद्धि और विकास अगर देखा जाएगा तो इंडिविजुअली आज हम जो समन भाई बहन जहाँ पे भी है, जिन उच्च पदों पे बैठे हैं, वो सारे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे बहुत अच्छे पदों पे है। बट यही है कि जो जिसे कहते हैं व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से सारा कुछ सही चल रहा है, समाज का भी व्यक्तिगत रूप से सारा कुछ सही चल ही रहा है। बट देखा जाएगा तो अभी हम बात करते हैं कि हमें एक संघ होके ये जो सुरक्षित महसूस कैसे किया जाएगा, समृद्ध कैसे किया जाएगा, विकास कैसे होगा, और इसके लिए मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आज की जो स्थिति बनी पड़ी है उसको लेके मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं। आज का सबसे मुख्य दौर जो चल रहा है वो ये दौर है जहां पे एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश में अनेक जगह आज वॉर चालू हो गया है, और वॉर में बहुत सारे देश कूद पड़ रहे हैं। अब हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका कोई हम पे असर नहीं हो रहा है, ये इससे कोई बड़ा लेक्चर देता है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसका कोई मुझ पे या हमारे समाज पे इसका कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज, हर एक हर एक चीज पे, अनु नको यार प्लीज, आई एम गिविंग लेक्चर, देयर आर सो मेनी पीपल हियर। सो ये जो है, इसका जो असर है वो हर एक व्यक्ति पे हो रहा है, और हमारा देश ये 90% समनो समन है और समन व्यक्तियों से भरा पड़ा है। अब 90% अगर हमारा भारत समनों से भरा पड़ा है तो आप देखिए, हमें ये 90 जो टका हमारा जो समन भाई बहन है यहाँ, उन पे क्या असर हो रहा है, कैसे असर हो रहा है, इसे हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है कि इसका कोई असर नहीं है, और हम संघ में ना होने के कारण वो ज्यादा असर महसूस करते हैं। क्योंकि मुझे कम से कम 10 फोन रोजाना आते हैं, और वो रोजाना फोन इसके लिए आते हैं कि सर बच्चों को जॉब नहीं है, सर बच्चों की शिक्षा के लिए उसकी फी आ, हम आकार नहीं पा रहे हैं, सर क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, उसे वो शिक्षा नहीं दे पा रहे जो शिक्षा वो ग्रहण करना चाहता है। सर दिक्कत ये आ रही है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टदारी पद्धति चालू हो गई है, और इस कॉन्ट्रैक्टदारी पद्धति में हमें जो स्टैट्यूटरी, जो लेबर लॉ के अंतर्गत वेज बिल्स जो बनाए गए थे, और उस वेज बिल के तहत हमें जो वेज बिल आकारना चाहिए था, जो कार्य कर रहा है वहां पे,
उसको नाम मात्र, जैसे ये हम सब यहाँ जो बैठे हैं 50-55 वाले, हमने पूरे यहाँ जो बैठे हैं वो जिसे कहते हैं सातवां पे वेतन लागू हुआ है, आठवां हुआ है, पांचवा हुआ है, और उसमें बकायदा हमारे सबकी उन्नति, सुरक्षा वो तब ऐसे बन पड़ी थी कि जिसमें हमारी पगार जो शुरुआत में अगर 11, 12, 15 हजार से हुई है, तो आज के तहत कम से कम 55 की उम्र में हमारी सारी जितनी भी आमदनी है वो करीबन, ये लीजिए, 80 हजार, 90 हजार, या किसी की 1 सवा लाख, या किसी की 1.5 लाख यहां तक गई हुई है। किस वो कैसे गई है, कैसे हुई है? वो जो वेतन पे लागू होते गया, जो पांचवा वेतन पे, सातवां वेतन पे, आठवां वेतन पे, उस कारणवश अब ये सारी चीजें, मुझे लगता है यहाँ सारे ही हमारे जो भाई बहन हैं उन्हें पता है कि ये सारी चीजें हो रही है। दूसरी बाजू ये है कि जो हमें असुरक्षा महसूस हो रही है, असुरक्षा सिर्फ इसलिए महसूस नहीं हो रही है कि हमें हमें पीटा जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, कोई तो घोड़ी चढ़ रहा है, मारा जा रहा है, कोई तो कहीं मंदिर में जा रहा है, जैसे परसों एक वीडियो आया था, कहीं तो गया, वो मंदिर में गया, उसे इतना पीटा कि वो तू मंदिर क्यों आया। सो हमें सिर्फ सुरक्षा ये नहीं है कि जो हम पीटे जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, जो जो नहीं बाबा साहब ने या हमारे समन महापुरुषों ने या पुक्कों ने बताया वो नहीं करना चाहिए, वो हम किए जा रहे हैं। तो ये किए जा रहे हैं, ये सिर्फ मारपीट तक ही सीमित नहीं रह गया, ये अब यहां तक आ गया है कि हमें असुरक्षा, आर्थिक, हमारी जो उन्नति हुई थी 75 साल में, जब से ये संविधान लागू हुआ था बाबा साहब के बदौलत, ये आज 75 साल बाद जो हमें आर्थिक एक क्षमता मिली थी, जो जो हमें सुरक्षा ग्रहण किया था, या सुरक्षा हमें बहाल हुई थी संविधान से, वो संविधान के अनेक से आर्टिकल्स देखे जाएंगे तो वो आर्टिकल बिल्कुल ही बताए जाते हैं कि ये आर्टिकल के तहत ही किया जा रहा है, बट वो आर्टिकल बिल्कुल ही यहां पे लागू नहीं किए जा रहे हैं। और ये इसलिए भी नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि यहां कोई एक प्रेशर ग्रुप नहीं है, यहां कोई जिसे कहते हैं उसका अभ्यासक ग्रुप नहीं है, जो उनसे लड़ बैठे, जो उनसे आज बात करे, जो उनसे अपनी बात रखे और बताए कि आप यहां पे ये जो जीआर ला रहे हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन जो जीआर कॉपी आती है, या जो भी सांसद से जीआर पारित हो रहे हैं, वो बिल्कुल ही कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन नहीं है। ये हम आज बात इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आज भी हम बिखरे पड़े हैं, आज भी हम बटे पड़े हैं। जैसे आज उदाहरण की तौर पे मैं आपको कल 1 महीने पहले घटित घटना बता सकता हूं, जो इतनी अहम है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हम कितने 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 मतलब नीचे तक, एकदम अंदर तक टूटे पड़े हैं। बुद्ध विहार समन्वय समिति का कार्यक्रम था 28 फरवरी और 1 मार्च, उल्लासनगर, जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यह महाराष्ट्र में। अब बुद्ध विहार समन्वय समिति मतलब जो सब बुद्ध विहारों को इकट्ठा, विचारों की, आचारों की, जो वहां पे किया जाते हैं पूजा, वो सब में समानता होनी चाहिए, क्योंकि कोई पूजा किसी विहार में किसी अलग तरीके से किया जाता है, जो है हर एक विहार
में हर एक जगह ये समता उनको चाहिए, ये समता प्रस्तावित करना। बिहारों में भंते जी जो यहाँ के हैं, सपोज यूपी के कुछ विहार है, उनमें समन्वय बनाना, ये इतना अच्छा प्रयास चल रहा है। ये इस कार्यक्रम को हमने उन्हें उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को आ, हमने कहा कि हम आपको समन संघ के तहत सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि समन संघ जब इस ऐसे कार्यक्रम इतने बड़े पैमाने पे आप बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो समन संघ इस अच्छी घटनाओं को, क्योंकि हम समन संघ के तहत यही कह रहे हैं कि जब तक जुटोगे नहीं, जुड़ोगे नहीं, तब तक आपकी जीत या आपकी हार निश्चित है, सुनिश्चित है। सो इस तहत हमने उन्हें सारा कार्यक्रम दिया और हम लोगों के घर घर तक है, और इस कार्यक्रम में आपको उपस्थिति आपकी दर्शानी है। आप इस इतनी अच्छी चीज को हम जब समाज में ले गए, दरवाजों पे हमें ये बताया गया, भाई ये तो ये वाले संगठन पे हम काम नहीं करते। बोले ये संगठन का काम है ही नहीं। बुद्ध विहार कोई संगठन होता है? हाँ, जो पंचायत है, बुद्ध धम्म पंचायत, वो उनके व्यक्ति वहां पे जुड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पंचायत उनकी खुद की अपनी चला रहा है। जो यहाँ पे प्रस्तापित करना है, जिसके तहत हम बनाने का जो जगह है, उसको लेके हमारे समाज में इतनी इतना बिखरा क्रम को, कटके सर भी थे वहां उपस्थित, और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ वहां पे, उनके खुद के ही पदाधिकारी आए थे। उसमें दूसरे लोगों तक जो हम पहुंचे कि भाई आइए, ये आपका कार्यक्रम है, ये हमारा कार्यक्रम है, ये सबका कार्यक्रम है। ये किसी बुद्ध विहार समन्वय समिति कोई एक संगठन नहीं है। ये कोई अपना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष नहीं बना रहा है। ये कोई उसमें कोई ऐसे चीजें नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल ही आप आके आपका, क्योंकि ये बुद्ध विहारों का समन्वय है, हर कोई विद्या विहार वहां पे आके जुड़ सकते हैं। सो अगर ये हमें विहारों की स्थिति नजर आती है, हमारा कौन सा सुरक्षा कौन सी सुरक्षा हम आज, सांस्कृतिक जो लड़ा हमारे इस देश में जो उभरा हुआ है, इतने बड़े पैमाने पे उभरा हुआ है, कौन सा हम सांस्कृतिक लड़ा लड़ने वाले हैं, आप बताएं। अच्छा, इसके तहत हम दोबा में गए। यहां जो रविदास मंदिर है, रविदास मंदिर में गए। रविदास मंदिरों को हमने कहा, भाई साहब ये हमारा अपना है, आइएगा। ये स्थिति अगर है, ऐसी स्थिति में हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, वो कितनी अहम है। हम अगर बुद्ध विहारों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा मुख्यतः जो सुरक्षा कल्चरली होनी चाहिए। मैं अभी आज के कंसेप्ट में मैं दो चीजें सुरक्षा के तहत, वो सुरक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, जो सुरक्षा जिसे कहते हैं कि जो मारपीट, मतलब जो झुंड में रहते हैं तो हमें कोई मारेगा नहीं। मैं सुरक्षा वो बता रहा हूं, जैसे संस्कृति बनाना,
संस्कृति, अपनी जो उसकी जोपासना करना, ये संस्कृति भी हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। ये भी हमारे लिए असुरक्षा है। ये इतनी बड़ी असुरक्षा है क्योंकि आते काल में हम इस देश में सांस्कृतिक लड़ाई जो चल रहा है, वो सबसे ज्यादा दूरियां दिखाई देगी, सबसे ज्यादा एक दूसरे में तान तनाव देखा जाएगा। और हम संस्कृति के तहत इकट्ठा नहीं आ रहे, तो हम सबसे बड़ा असुरक्षा आने वाले काल में उस तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। बल्कि ये मैं कहूंगा कि कम से कम 25 से 30% वो रास्ता हम चल पड़े हैं। आगे 75% में आगे चल के इतनी बड़ी समस्या आने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ हमें असुरक्षित मारपीट की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि असुरक्षित रहेंगे, हम कल्चरली असुरक्षित हो जाएंगे। सबसे अहम दूसरा, हम आर्थिक रूप से इकट्ठा ना होने के कारण हमारा कोई भी आर्थिक जो मजबूती थी, वो कम से कम मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि आज इस 11 साल 12 साल में 2014 से लिया जाए तो ये जो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं हम, जब आर्थिक में आज देख आर्थिक में जब और विकास की बात करते हैं, तो ये आर्थिक और विकास में आप हैरान हो जाओगे कि जो नई वाली विचार लेके यहाँ पे गवर्नेंस और नौकरियों की जो ये चल रहा है, दौर चल रहा है, वो ये है। जैसे पहले दौर में प्रस्तापित कंपनियां हुआ करती थी, वो प्रस्तापित कंपनियां किसी व्यक्ति को यहाँ पे नौकरी जो दी जाती थी, वो नौकरी वो व्यक्ति 30 से 35 साल अपनी उम्र के उस कंपनी में निकालता था, या दो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा बदलता था। जैसे पहले 15 से 17 साल या 20 साल तक, उसके बाद एक मिड टर्म डिग्री कर लेते थे या छोटा सा कुछ तो पार्ट टाइम, और उसके बाद 35 तक उनका दूसरा जो है आगे का पड़ाव करते थे, और फिर बाद में रिटायर होते थे। बट आज क्या चल रहा है? आज सबसे बड़ा अहम हमारे लिए जो समस्या बन पड़ी है, वो ये है कि सारे स्टार्टअप्स बनाए गए हैं, और सारे स्टार्टअप्स में जो बच्चों को लिया जा रहा है, वो बच्चों को सिर्फ 20 या 25 हजार में लिया जा रहा है। क्योंकि वो स्टार्टअप्स में जो हम जैसे इतने पढ़े लिखे 30 साल सिस्टम में रहे हुए लोग, आप ये कर रहे हैं कि आप पहले उनको सिस्टम से बाहर निकाल रहे हो, मतलब कॉर्पोरेट कल्चर से बाहर निकाल रहे हो। आप जाके देखोगे, कम से कम 20 से 25 साल वाले जो नौकरी के हैं ना, वो सारों को उन्होंने प्राइवेट कंपनियों से बाहर कर दिया है। और वो निकाल बाहर करने के कारणवश उन परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत कमकुवत और बहुत कमजोर हो गई है, ताकि आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है, वो जहां पे शिक्षा देने चाहिए उनके बच्चों को, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इस कारणवश, क्योंकि उनके माता पिता की जो आमदनी रहनी चाहिए थी, वो घटकर कम से कम एक तिहा या एक दुआ बन गई है। और उन्हें स्टार्टअप्स जो बनाए जा रहे हैं इस देश में, ये स्टार्टअप कल्चर के तहत उनको आधी या आधी से कम 30-35% पे उनको सर्विस में रखा जा रहा है। और इस पगार पे आज ज्यादातर जितना भी समन वर्ग है, वो समन वर्ग वहां पे काम कर रहा है, जो एक एक समय 2 लाख या 2.5 लाख रुपए या 2,25,000 रुपए लेता था, वो 2,25,000 से घट के उन्हें सिर्फ 75,000 1 लाख तक सैलरी में उनका गुजारा करना। क्योंकि आपने तो आदतें 2,25,000 के हिसाब से बनाई थी, आपने घर तो उस हिसाब से, कितने सारे घर बिक गए, कितने सारे। तो ये जो आर्थिक जो हमें जो
कॉन्स्टिट्यूशन के चलते ये हमारी आर्थिक सबलता प्रबलता जो भी है, ये सारा कुछ हमारे यहाँ हमारे सपनों के सपनों से ये निकल चुका है, ये खत्म हो चुका है। और ये जितने जल्दी हम समझे उतने जल्दी बेहतर है, क्योंकि आज ये स्टार्टअप कल्चर में आप जाके स्टार्टअप कंपनियां अगर देखोगे तो ये किनकी है, ये सारी बमन जो बमन है उनकी है। और इनकी जितनी भी है उन्होंने उनकी कंपनियां खड़ी कर दी है। जितना भी बजट के तहत प्रावधान किया जा रहा है, उन्हें अच्छा फंडिंग मिल रहा है, उन वो वो उन्होंने उनकी कंपनियां सही सही से खड़ी कर दी है, सही से कारोबार चल रहा है। अब ये आता है हमारा सबसे अहम असुरक्षा जो हमें आते काल में महसूस हो रही है कि हम अपने समाज को शिक्षण 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 से वंचित शिक्षा से वंचित रखने का ऑलरेडी, जो अच्छी शिक्षा है मैं वो बात कर रहा हूं, शिक्षा तो सबको प्राप्त हो रही है, वो वो उस पात्रता की नहीं होगी जिस पात्रता की शायद हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं। सो ये जो है, ये सबसे जो असुरक्षित बात है वो ये है कि हम तीन चीजों से वंचित हो रहे हैं। एक है सांस्कृतिक, जो हमारा मजबूतीकरण होना चाहिए था, और उस संस्कृति से हम हमें जो प्राप्त होना था, जैसे उससे एक आर्थिक व्यवहार निर्माण होना, उसी से एक सामंजस्य समाज में निर्माण होना, उसी से हमारे अपने शिक्षण व्यवस्था खड़ी करना, और उस शिक्षण व्यवस्था में हमारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा बहाल करना। अब इसका उदाहरण के तौर पे अगर दिया जाए तो जो संघ में रहे हैं, अगर आप जाके फिलीपींस देखिए, कंबोडिया देखिए, भूटान देखिए, या तिब्बत जैसे ये छोटे छोटे, बर्मा, इतने छोटे छोटे देश भी आज वहां पे बिल्कुल खुशहाल है, अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब ये सब जो हो रहा है, इसमें सबसे सबसे ज्यादा दिक्कत जो आने वाली है, जिसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, ये दोनों अगर बात करते हैं तो ये दोनों अगर हम बात रखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स, ये दोनों भी हमारे बिल्कुल एकदम नीचे की स्तर पे आ चुके हैं। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट, आप देखोगे कि छोटी छोटी बातों पे हमारा समाज या हमारे समाज को या हमारा समाज लड़ जा रहा है, लड़ बैठ रहा है। वो इसलिए भी लड़ रहा है क्योंकि उसके हकाधिकार जा रहे हैं, उसके जो समृद्धि उसके पास थी वो गई भी है। तो उसका जो उसकी जो मानसिक प्रबलता जो बनी पड़ी थी, उसे वो नीचे की तरफ जा रही है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन। बहुत सारे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग आज हमारे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में गए हैं। आप अगर जाके समाज का एक ब्यौरा लोगे, और अगर एक स्टैटिस्टिक्स लोगे मेडिकल, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का, आप हैरान हो जाओगे कि इतने बड़े पैमाने पे आज साइकेट्रिक्स की दवाइयां ली जा रही है समाज में, बहुत सारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और अच्छे खासे जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए। और वो साइकेट्रिस्ट की दवाइयां या वो साइकेट्रिस्ट, और मुझे लगता है उमराव सर तो इसके बारे में बता ही देंगे उनके वक्तव्य में, कि आज मानसिक रूप से जितना जो समाज आज उभरा था या उभरा है, वो समाज इतना मतलब नीचे की तरफ चल रहा है, बिकॉज हमारा जो मानसिक संतुलन है वो मानसिक संतुलन भी बिगड़ा जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है।
इसका कारण यह है क्योंकि हमारे पास जो संस्कृति की हमारी जो धरोहर थी, जो बाबा साहब ने हमें दी थी, जो बुद्ध धम्म था, जो सारे हमारे जो यहाँ पे सारे जो बाद में इसके जो अलग अलग पंथ बने थे, जो कबीर पंथ बोलिए या रविदासिया पंथ बोलिए, या यहाँ पे जो हमारा पंढरपुर का जो ये है पंथ है, वारकरी पंथ, ये सारे जो पंथ है, या हम नीचे जाते हैं तो हमारा जो लिंगायत पंथ है वो, तो ये सारे पंथ अगर देखा जाएंगे तो ये सारे बौद्ध धर्म के एक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये जो है ये इसका विघटन हो गया है। वो वो अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग हो गए हैं। इन्हें हम इकट्ठा नहीं बिठा पा रहे, नहीं जुटा पा रहे, उन्हें इकट्ठा बैठ के उनसे वार्तालाप या बात नहीं कर पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे। अब अगर ये ऐसी हमारी स्थिति बनी पड़ी है, सो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा बहाल करना, समृद्धि और विकास की ओर अगर हमें अग्रसर होना है तो सबसे पहला काम हमें यह करना होगा कि हमें पहले संघ में आना होगा। हमारा काम सबसे पहला होगा कि हम जितने भी ये पंथ बने पड़े हैं, उस सब पंथों को उनके पास जाके बैठ के उनसे हमारी वार्ता करके उनको भी समन संघ में विलीन करना होगा। उनके साथ उनको भी हमें साथ लेके जाना होगा। तब जाके, जैसे मौर्यन पंथ है यहाँ पे या कुशवा पंथ है, ये सारे अपने अपने चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध धम्म की ओर नहीं आना चाहते, वो आना चाहते हैं, बट वो उनके तरीके से, और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये सबको इकट्ठा जब बैठाएंगे तब हम, एक तो सबसे पहला काम होगा, हम बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि जब हमारी सांस्कृतिक ताकत बनी पड़ेगी तो सांस्कृतिक ताकत सबसे अहम होती है। सांस्कृतिक ताकत बड़ा रचित, सांस्कृतिक ताकत वो होती है जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा आर्थिक, सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है, सबसे ज्यादा समृद्ध बनाती है, तो वो है हमारी सांस्कृतिक ताकत। और हम उस सांस्कृतिक धरोहर को बिल्कुल ही सबसे कम मात्रा में उसको हमने अपने जीवन में उतारा है। वो जितना भी उतारा है, ज्यादा से ज्यादा उसे सिर्फ और सिर्फ अपना मेडिटेशन तक उसे सीमित रखा है। और उसे मेडिटेशन के आगे जो उसका प्रवास होना चाहिए था, वो हमने प्रवास बिल्कुल ही नहीं किया है। वो सिर्फ मेडिटेशन भी वो किसके लिए, वो सिर्फ व्यक्तिगत, एक व्यक्ति के लिए, वो सिर्फ आंख बंद करके बैठ जाते हैं, शांत मन कर देते हैं और कहते हैं बहुत शांति मुझे नजर आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस यहां तक उसका उसे सीमित हो गया है। उसके आगे उसे जो विकास होना चाहिए था, उससे जो हमें इकट्ठा होना चाहिए था, उससे हमें जो इकट्ठा होके बहुत सारा काम जो करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी वो जो धरोहर है, उसका उसका आ, उसका एक आवरण हमारे समाज में सबसे पहले बनाना होगा। दूसरा एक है समृद्धि और विकास में संघ का महत्व। अब संघ का महत्व तो सबसे अहम है। जब तक संघ ना बने, मतलब जितने जितने मैंने अभी जो नाम लिए हैं, वो सबको हम इकट्ठा ना लाए, तो आर्थिक रूप से सशक्त करने का उपाय जो है, तो उपाय जो मैं बताऊंगा, जब ये सारे हमारे इकट्ठा आ जाएंगे, तो मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। और ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं कि हम ये विघटित शक्ति को इकट्ठा करने से क्या होगा। मैं जब मैं जब अमेरिका गया, मैं सिर्फ और 4-5 मिनट लूंगा।
मतलब 9:10 पे खत्म करूंगा, 9:04 हो रहे हैं, ताकि 5 मिनट फिर हमारी चर्चा हो। तो ये जब गया मैं वहां पे, तो जो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट, उन्होंने जो एम या सर, माझा एक लेक्चर चालू आहे, 2 मिनिटं माझं संपतंय लेक्चर, मी कॉल करतो, 2च मिनिटं झालंय माझं। सो सो ये जो है, जो मैं जब अमेरिका गया, अमेरिका में महाराष्ट्र के जो वहां पे बुद्धिस्ट है, जो गए हैं, वो वहां पे रविदासिया जितने भी है हमारे, उनके कोई कार्यक्रम में जाते नहीं थे। और रविदासिया जो है, वो कभी महाराष्ट्रियन के कोई कार्यक्रम में जाते नहीं थे। अब अहम बात बताते हैं हम, जो रविदासिया समाज यहां से जो पंजाब हरियाणा से जो उधर गया है, यूएस और कनाडा, वो इतने बड़े पैमाने पे बिजनेस कम्युनिटी बन पड़ी है उधर पे, कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के जो काम हो रहे हैं, वो काम, बहुतांश काम, ये हमारा अपना रविदासिया समाज वहां पे कर रहा है। और ये समाज आज, ये जो बौद्ध समाज वहां पे है, इनसे कोई इनका टच नहीं है, एक्सेप्ट फॉर जैसे इक्के दुक्के मेरे जैसे, या कोई कटके सर, मैं एक नाम ले रहा हूं कटके सर, नहीं तो ऐसे कुछ 3, 4 या 10 लोग होंगे उनसे कनेक्टेड। अब मैं बताता हूं उदाहरण देके, कि मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, उसका जॉब उधर चला गया। जॉब चला जाने के बाद अमेरिका में आप रह नहीं पाओगे बगैर जॉब के। अगर जॉब नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली रोड पे आ गए, आप होमलेस हो गए। होमलेस वहां पे बहुत बड़ा एक ये है। और फिर वहां पे जो क्राइम होते हैं, वो होमलेस लोग ही करते हैं। हमारे यहां कम से कम वड़ा पाव खा के जी तो लेंगे, कहीं तो झुग्गी झोपड़ी में जीवन बसर कर लेंगे, बट वहां पे वैसे नहीं होता। उस बंदे को अगर किसी व्यक्ति ने सपोर्ट किया 15 लाख रुपए देके, वो थे रविदासिया समाज के हमारे अपने बहुत ही करीबी दोस्त है, मैं उनके दोनों के भी नाम नहीं लूंगा। तो मैं तब जाके पता चला कि अरे, अगर ये जो समाज है, ये समाज इकट्ठा बैठेगा, तो ये कितना बड़ी ताकत बन जाएगी। कि कोई अगर जॉब से चला जाता है, तो तुरंत उसको 15 लाख रुपए, मतलब $15,000 दिए गए, वो अपना जीवन वहां पे प्रॉपरली चला पाया पूरे 6 महीने। 6 महीने के बाद वो, क्योंकि ग्रीन कार्ड होल्डर था, 6 महीने के बाद उसे जॉब मिल गई, और फिर उसका पूरा परिवार फिर से सही, सुरक्षित, सही चल पड़ा। तो ये कैसे हुआ? उस दो समूहों में जो इकट्ठा आया है, वो इकट्ठा जुड़ा, इकट्ठा बैठा। वो सिर्फ लेकिन 2 फैमिली थी। क्या हम इस 2 फैमिली को 20 फैमिली, 20 फैमिली को 200 फैमिली, 200 फैमिली को 20,000 फैमिली नहीं कर सकते? अच्छा, ये जो है, जो हमारा वहां पे रविदासिया समाज है, उन्होंने जो बिजनेस खड़ा कर रखा है, वहां पे बहुत सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं या कार्यरत है, वो कौन लोग हैं पता है आपको? आपको हैरान हो जाओगे। जितने भी हमारे यहां से गए हुए लोग हैं, उनको उन्होंने, जो समन गए हैं, उनको उन्होंने जॉब्स दी है। सो हम ये चीज क्यों नहीं सोच रहे हैं? और ये हम कब सोचने वाले हैं? जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और ये मत सोचना कि आगे चल के कुछ भीमा कोरेगांव होने वाला है, छोड़ दीजिएगा। भीमा कोरेगांव एक रिवॉल्यूशन होने के लिए, आपको बताता हूं, इसके लिए एक सही उदाहरण होता है। जैसे एक बेढक पानी में रखा हुआ है, और उस पानी का अगर मैं तुरंत टेम्परेचर 30 डिग्री से 80 डिग्री कर जाऊं, तो वो बेढक जो है पानी में, वो मर जाएगा। 80 डिग्री या 90 डिग्री करो तो तुरंत। बट इस देश में वो 30 डिग्री का पहले 35 डिग्री करते हैं, ताकि वो बेढक बराबर उसको, उस इकोसिस्टम में, उस एनवायरनमेंट को वो बराबर अपने आप को ढाल ले। उसके बाद वो 35 से 40 डिग्री करते हैं। क्योंकि हमने ये अडेप्टेबिलिटी बना ली है इस समाज में,
हमें इस चीज का कुछ लगता नहीं है। और वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम सब बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द ही सारा कुछ घूम रहा है। इसको अगर तोड़ना है, इसको अगर समृद्धि, आर्थिक, इसमें अगर बदलना है, तो जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक इकट्ठा नहीं आएंगे, तब तक ये विकास बिल्कुल ही नहीं होगा। अन्यथा ये चल रहा है, न्यूज आती है, आज यहां मारा गया या आज यहां कुचल दिया गया, आज दो औरतों पे अन्य अत्याचार हुए, वो पढ़ते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, फूलहार भेजते हैं, RIP लिखते हैं। ये चलते रहेगा और ये निरंतर चलते रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको लग रहा है कि इसमें कोई बदलाव होगा, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव होगा जब तक हम इकट्ठा नहीं बैठेंगे, इकट्ठा नहीं सोचेंगे, समाज के हित में नहीं सोचेंगे, तब तक नहीं होगा। और समाज में इतना पैसा है, आज भी मैं बता रहा हूं, अगर एक एक हजार हर एक व्यक्ति ये जो समन है ना निकाल दे, तो आपकी खुद की स्कूल खड़ा हो जाएगी, आपके खुद के पैथोलॉजी लैब्स खड़े होंगे, आपके खुद के एजुकेशन सिस्टम्स खड़े होंगे, आपके खुद के दुआबे खड़े होंगे। कोई आपको जरूरत नहीं है किसी और से आर्थिक ये लेने की, भीख मांगने की, कि भाई आप हमें फंड दो तो हम अपना बिहार खोलते हैं, या हम आप फंड दो तो हम अपना ये कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने आप में सक्षम हो सकते हैं, नॉलेज है, लेकिन ये जितने जल्दी किया जाएगा उतना बेहतर है, क्योंकि अभी समय निकला जा रहा है। 2019 जो आ रहा है इलेक्शन, उसके पहले ये समाज में ये सारी चीजें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम आज भी बिके जाते हैं कुछ चंद 2000 5000 रुपयों के लिए। ये भी समस्या है। तो ये सबको, जब तक हम समाज को ये बताएंगे नहीं, जब तक हम ये समाज को पढ़ाएंगे नहीं। विक्रम सिंह जी, आप प्लीज म्यूट कीजिए। सो तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। मैं इन्हीं बातों से यहाँ पे मेरा मुख्य कंसेप्ट खत्म करना चाहता हूँ। इस वक्तव्य में जो मैंने रखा, उससे अगर किसी को क्षति पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं कुछ प्रश्न उत्तरों के लिए यहाँ पे उपस्थित हूँ। किसी को अगर इस कंसेप्ट के तहत कुछ अगर आर्थिक एंटरप्रेन्योरशिप बोलिए, या दूसरे कोई अगर बात, अगर आर्थिक सक्षम कैसे होंगे उसको लेके अगर कुछ बात मुझे पूछनी है, तो निश्चित तौर पे पूछिए। मैं इसके लिए निश्चित तौर पे अपना उत्तर जितने हो सके उतना समर्पक देना चाहूंगा। जय हिंद, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु, बहुत 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 साधुवाद बहुत सर। साधुवाद भाई। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर। कंसेप्ट है। कामले सर। साधु सर, बहुत अच्छा काम करता सर। बोलिए सर। कामले AK सर, सिंह जैसे सर। हम लोग, हमारे लोग बहुत डरते हैं इस बात को लेकर के कि जैसे हम दोनों पति पत्नी सर्विस करते हैं, सरकारी जॉब में हैं, तो हमारे सामने ये होता है कि हम अपने जो ये अर्निंग है, है कि थोड़ा सा बोलना है। पैसे को हम बच्चे कैसे रहते हैं बढ़ाएं। हम कोई बिजनेस कर नहीं सकते। कारीगर रहते सर वीरदास रामदास सर, प्लीज आपका म्यूट कीजिए। हैं। जी जी सर। यही तो बात है कि कोई प्लीज बात म्यूट करे कीजिए। तो हाँ बोलते बोलिए, AK नहीं है। सिंह सर बोलिए सर। जी, तो इसमें जैसे हम लोग दोनों जॉब में हैं, तो हम अपने पैसे को कैसे बढ़ाएं। हम तो केवल जॉब का जो पैसा आता है बस वही है, उसके अलावा और कोई हमारी अर्निंग नहीं है इसके अलावा। तो ये पैसा कैसे हमारा सर्किल बने, कैसा हमारा बढ़े, क्या कर सकते हैं हम दोनों जॉब में अगर पति पत्नी है तो। सर, पैसे का एक जो बढ़ने का फिलॉसफी है, वो है सर्कुलेशन ऑफ मनी। जब तक पैसा सर्कुलेशन में नहीं रहता है, तब तक वो पैसा बढ़ता नहीं है। अब सर्कुलेशन जब हम बात करते हैं, तो सर्कुलेशन
आज के तहत बहुत सारी है। मतलब जैसे आप निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स में, आप निवेश कर रहे हो इक्विटीज में, आप निवेश कर रहे हो गोल्ड में, जैसे गोल्ड आज खरीद के रखे हो, गोल्ड खरीद के, और वो अगर आप ईट खरीदोगे जस्ट एक स्मॉल, जिसको कुछ आप ये नहीं करोगे, तो उसका मेकिंग चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लगता है, वो रखा है। बट जैसे ही आज खरीदा है, आज 1.40 पे खरीदा है, बट जैसे ही आप आगे चलोगे तो 1.35 1.50 पे वो चला जाएगा, तो मतलब आज से 6 महीने के बाद उसकी कीमत 20,000 से ज्यादा बड़ी होगी। सो वो आपका आमदनी रहेगी। ये बहुत ही मतलब सिंपल निवेश है, सिंपल निवेश करने का तरीका है। बट आजकल ये जो अलग तरीके से निवेश हो रहा है, जो बहुत ही रिस्की है, वो रिस्की जो निवेश है, कुछ आते हैं और आपको बोलते हैं कि लाइक आप क्रिप्टो करेंसी में डालिए, आप ये जो है पेपरलेस जो मनी है, वर्चुअल मनीज में, बिल्कुल मैं कहूंगा आप बिल्कुल ही इस इन सब चीजों में निवेश ना करें। आपको लग रहा होगा इसमें आप पैसे तो डाल दोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में डाल के या दूसरी जो करेंसी है पेपरलेस करेंसी में निवेश करके, सर ये पूरे अपने पैसे जो हार्ड अर्न्ड मनी कहते हैं वो सब गंवा बैठे। तो इस वक्त अगर मैं आपको अगर सलाह देना चाहता हूं तो मैं सिर्फ सलाह ये दूंगा, सर, जो बिल्कुल ही सेफ है। सेफ मतलब कौन से है इस वक्त यूलिप्स, इस वक्त म्यूचुअल फंड्स। अगर आप खुद अगर अच्छा करते हो, इक्विटी मार्केट्स को आपका स्टडी है, तो आप इक्विटी मार्केट्स में जरूर निवेश करें। वो सबसे अच्छा, कम से कम 18 से 20, या कुछ कुछ ऐसे भी है इक्विटीज जो आपको 22% तक आपको रिटर्न्स देता है पर एनम टू एनम। मतलब 1 लाख रुपए आप निवेश कर रहे हो 1 साल के लिए, तो वो आपको 22,000 रुपए देगा। मतलब आपकी जो मूल रकम है 1 लाख, 1 लाख वैसे की वैसे ऊपर 22,000 या 25,000 तक मिलते हैं। तो ये जो है ये निवेश आप कर सकते हो। बट इसके लिए आपको थोड़ी सी मार्केट की समझदारी, मार्केट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बगैर ज्ञान के प्लीज मार्केट में डायरेक्टली ना कूदो, नहीं तो उसके लिए सबसे अच्छा रूट होता है म्यूचुअल फंड। जो लगता पैसा आपका म्यूचुअल फंड मतलब मार्केट में ही लग रहा है, बट कोई और आपके लिए कोई और लगा रहा है। बट वो क्या करता है, वो कुछ पैसा आपसे लेता है ये निवेश करने के लिए। मतलब आप वो 20 रुपए कमा रहा है आपके 100 रुपए पे, तो वो 20 रुपए में से वो 5 रुपए उसके पास रख रहा है, आपको सिर्फ 15 दे रहा है। और आप डायरेक्ट करते हो तो आपको 20 मिलेंगे, बट आपकी रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको समय बिताना होगा। तो ये ना करते हुए ये कर सकते हो, या तो फिर गोल्ड में। और एक लास्ट बताऊंगा, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज समथिंग जिसमें आप, जमीन एक ऐसी चीज होती है जो जमीन आते समय में हमेशा कम पड़ने वाली ये है। और जमीन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आज की हुई इन्वेस्टमेंट वो कल को आपको, लेकिन जमीन का एक सबसे अहम चीज भी है जमीन या रियल एस्टेट में, कि वो आपको जिस दिन आपको पैसे चाहिए, सपोज मेरे को कल आपकी बिटिया को एजुकेशन जाना है और उसको तुरंत 2 लाख रुपए देने हैं, वो आप 2 लाख रुपए तुरंत नहीं निकाल पाओगे। उसको आपको आज अगर बेचने निकालोगे जमीन, तो वो कम से कम आज से मिनिमम 3 से 5 3 से 5 महीने के बाद वो आपकी जमीन बिकेगी। सो आपका जो वेट पीरियड है वो 5 से 6 महीने है, तब जाके वो बिकेगी, तब जाके आपके पास। और कुछ कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टियां होती है जो कम से कम 3 साल निकल जाते हैं, वो बिकी नहीं जाती है, और उसमें आपको जो चाहिए होता है आपके बच्चों के लिए। तो अगर आप निवेश कर रहे हो तो वो किसके लिए कर रहे हो? आपके बच्चों के शिक्षा के लिए कर रहे हो, तुरंत आपको हेल्थ के लिए सपोज जो इमीडिएटली पैसे चाहिए, तो बेस्ट इज उसमें रखो जो पैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है। मतलब कल को मुझे चाहिए, हाँ ये आम दिखाई दे रहा है, अरे भाई ये आम हो गया, ये पक गया, जरा नीचे उतार ले भाई, खा लेते हैं, वो उसी में करना। रियल एस्टेट में तब मत करना। अगर आपको आपके पढ़ाई के लिए, आपके
मेडिकल के लिए किसी को ये चाहिए या आपको थोड़ा सा एक सेफ चाहिए? और मैं लास्ट बोलूंगा, 1 मिनट लूंगा। सारे यहां जितने भी बैठे हैं उन्होंने अपने मेडिकल, हेल्थ, टर्म इंश्योरेंसेस और आपकी मेडिकल, ये जो मेडिकल इंश्योरेंसेस जो रहती है, हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस, ये Health- जरूर करवाना। हेल्थ यहाँ जितने भी बैठे हैं बगैर उसके मत रहना, क्योंकि ये बहुत अहम है। बहुत सारे हमारे समाज के लोग पूरा बिक गया उनका घर बार, जस्ट बिकॉज हमने ये इंश्योरेंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जी जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बहुत साधुवाद सर।